पराग पारधी और हमने जेई और नीट के फिजिक्स के कोर्स के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यूनिट्स और डायमेंशंस क्या होते हैं और साथ ही साथ हमने फिजिक्स के कोर्स का एक ओवरव्यू लिया था, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि फिजिक्स के कोर्स में है क्या और बेसिक मैथ्स में क्या क्या होता है। सो हमने पहला यूनिट स्टार्ट किया था यूनिट्स और डायमेंशन, जिसमें हमने पहला टॉपिक देखा था फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। और साथ ही साथ मैंने आपको बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई थी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। पहला होता है मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम होता है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस और सातवां होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो हमने पिछले वीडियो में इन सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में एक इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम इसी वीडियो में अपने कोर्स को कंटिन्यू करेंगे और इसमें आगे हम देखेंगे कि यूनिट्स और डायमेंशन में जो डायमेंशंस टॉपिक होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस एक्चुअली में क्या होते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर किसी क्वांटिटी को आपको मेजर करना है या उस क्वांटिटी के बारे में आपको पढ़ना है तो आप उसके डायमेंशंस कैसे निकालोगे। मतलब जैसे मैं अगर लेंथ की बात करता हूं तो मैंने अगर एक लेंथ कंसीडर की 5 मीटर, तो इस लेंथ के डायमेंशंस क्या होते हैं। मतलब कि लेंथ के जो डायमेंशन होते हैं, तो अगर मैं जनरली अगर बात करूं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है x या फिर किसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम है पराग। सो अगर ये फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, जैसे हम अगर बात करते हैं कि फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स जो होता है मास पर भी डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पे भी डिपेंडेंट होता है। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट हो सकती है। सो अगर मैं बात करूं कि पराग नाम की एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि x, y और z नाम की 3 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज इन पे किस तरीके से डिपेंडेंट है और इस फिजिकल क्वांटिटी के क्या डायमेंशंस होंगे वो हम कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको आज बताने वाला हूं। सो लेट्स से जो फिजिकल क्वांटिटी पराग है वो x, y और z पे कुछ इस तरीके से डिपेंडेंट है कि पराग नाम की फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c पर इस तरीके से डिपेंडेंट है। मतलब हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी पराग है वो x की पावर a के प्रोपोर्शनल है, y की पावर b के प्रोपोर्शनल है और z की पावर c के प्रोपोर्शनल है। सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन लिखने का तरीका क्या होता है, हम सीधा लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पराग को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नाम आएगा उसके आजू बाजू हम स्क्वायर ब्रेसेस लगाएंगे और जिन भी फिजिकल क्वांटिटीज पर ये डिपेंड कर रहा है उनको भी ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा। मतलब किस तरीके से लिखा जाएगा, x पावर a, मतलब डायमेंशंस ऑफ x की पावर a, ऐसे ही y पावर b इन स्क्वायर ब्रैकेट्स और z पावर c। सो इसका क्या मतलब हुआ, जो नई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है जो कि इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, वो जो होगी इन तीनों के प्रोपोर्शनल होगी। सो इसके जो डायमेंशंस होंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं और जिन भी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है उनको भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा। सो पराग इज इक्वल टू एक्स ए इंटू वाई बी इंटू जेड सी। अब यहाँ पर कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं। क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है या फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन है। सो आप समझ गए होंगे ये फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन है, नॉट द फिजिकल क्वांटिटी। वही फिजिकल क्वांटिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन तीनों के, कुछ पावर्स होगी तीनों की, पर जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो शायद एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा के, मतलब हम अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। पर हम जब डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो डायमेंशंस को कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। सो लेट्स से मैं बात करता हूं अगर फोर्स की। सो हम सभी ने पढ़ा है कि जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि एक डब्बा रखा हुआ था हमारे पास, एक ब्लॉक था जिस पर हमने उसको पुश किया तो हमने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा। तो जब हमने फोर्स लगाया होगा तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब तक कि कोई फोर्स नहीं लगता तब तक उस बॉडी का मोशन स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब जब बॉडी का मोशन स्टार्ट हुआ होगा या फिर हमने जब उस पर फोर्स लगाया होगा तो उस फोर्स के कारण एक एक्सेलरेशन जनरेट हुआ होगा। और अगर हम बोलते हैं कि उस बॉडी का मास m था और उसमें अगर एक्सेलरेशन a जनरेट हो गया, मतलब फोर्स ऑफ द बॉडी बिकम्स मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब इन दोनों के कुछ ना कुछ डायमेंशंस होंगे ना। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मास का जो डायमेंशन होता है वो उसको ऐसे लिखा जाएगा कैपिटल M और स्क्वायर ब्रैकेट्स में, जैसे मैंने आपको भी बताया
कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज किया जाता है और उसका जो सिंबल होता है m उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखा जाएगा। ऐसी एक्सेलरेशन। अब 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज एक्चुअली लेंथ अपॉन टाइम, ये सभी ने पढ़ रखा है। ऐसे ही एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। इतना समझ में आता है। हमने वेलोसिटी को क्यों कंसीडर किया, क्योंकि हम कहां जाएंगे, डीप में जाएंगे, सबसे बेस पर जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमेशा किसी ना किसी बेस क्वांटिटी से डिराइव्ड होगी। बेस क्वांटिटी जो साफ मैंने आपको बताई थी। तो वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। किस किस पर, एक तो लेंथ पर डिपेंड कर रही है और एक टाइम पर डिपेंड कर रही है। क्या एक्सेलरेशन डायरेक्टली लेंथ पर डिपेंडेंट है क्या? नहीं है, वो इनडायरेक्टली लेंथ पर डिपेंडेंट है, पर एक्सेलरेशन डायरेक्टली वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, l अपॉन टी स्क्वायर। v की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, v की जगह रखा हमने l बाई टी, तो l बाई टी क्या बन गया, l बाई टी स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन का एक्चुअल फॉर्मूला क्या हो गया, l बाई टी स्क्वायर। इतना समझ में आता है। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम f से डिनोट कर सकते हैं। तो जब हम डायमेंशंस लिखेंगे फोर्स के, तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाला जाएगा। नाउ डायमेंशंस ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ m की पावर a, जो कि यहाँ पर m की पावर कितनी है, यहाँ पर पावर a थी, पर यहाँ m की पावर कितनी है, 1 है। मतलब डायमेंशंस ऑफ m क्या बन जाएगा, कैपिटल M पावर 1। साथ ही साथ एक्सेलरेशन के क्या डायमेंशन आएंगे, अब यहाँ पर मैं आपको सेपरेटली लिख के बताऊं तो एक्सेलरेशन के जो डायमेंशन होंगे वो किसके बराबर होंगे, L की पावर कितनी है, 1 है। मतलब ये क्या बन जाएगा, L की पावर 1। जैसा हमने अभी देखा था कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी किन्हीं दो या दो से ज्यादा या एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है तो उसके डायमेंशन कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। कितनी पावर है लेंथ की, 1 है। अब टाइम जो है वो डिनोमिनेटर में, और पावर कितनी है, 2। मतलब एक्चुअली में हम इसको क्या लिख सकते हैं, L इंटू टी पावर -2, ये लिखा जा सकता है L इंटू टी पावर -2। सो इस क्वांटिटी में t के डायमेंशंस क्या बनेंगे, कैपिटल T पावर -2, ये लिखा जा सकता है। मतलब आप समझ पा रहे हो, एक्सेलरेशन के डायमेंशन हमें पता चल गए। डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन आर L पावर 1 इंटू टी पावर -2। सो इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो ये क्या बनेगा, एक्सेलरेशन के डायमेंशन रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, L पावर 1 और T पावर -2। नाउ देखना, क्या मैं इन चीजों को आपस में एक साथ लिख सकता हूँ, मतलब m, l और t को एक साथ में लिख सकता हूँ। तो क्या लिखेंगे, इसको हम सेपरेटली इसको अलग से लिख सकते हैं। क्या लिखा जाएगा, मास इंटू लेंथ इंटू टी पावर -2। मतलब आप समझ गए यहाँ से कि फोर्स के जो डायमेंशन होंगे वो क्या होंगे, फोर्स का डायमेंशन होगा m, l, t पावर -2। तो ये जो चीज है कि फोर्स का डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, इसको आप मान करके लिख लो। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कैसे मैंने किया है इसको, और डाउट आता है तो आप पीछे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को पूछ सकते हो। सो फोर्स के जो डायमेंशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे बेस क्वांटिटीज के डायमेंशन भी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो मैं एक बार बेस क्वांटिटीज के डायमेंशन आपको बता देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, मास के डायमेंशन होते हैं, मास का डायमेंशन विल बी कैपिटल M। ऐसे ही लेंथ का डायमेंशन होगा कैपिटल L, टाइम का डायमेंशन होंगे T, मोल्स के डायमेंशन होते हैं मोल, और सभी क्वांटिटीज के डायमेंशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में आते हैं, हमें पता है। ऐसे ही टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होगा, केल्विन लिखा जाएगा। अब आप कंफ्यूज मत होना कि टाइम का और केल्विन जो है वो, इसमें शायद आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं टाइम का डायमेंशन क्या लिखूं और टेम्परेचर का क्या लिखूं। तो मैंने आपको बताया था टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है, केल्विन होता है, क्योंकि टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन है। तो टेम्परेचर के डायमेंशन हो जाएंगे के। इतना समझ में आता है। नाउ एक और क्वांटिटी क्या थी, इलेक्ट्रिक करंट। नाउ इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन होता है एम्पियर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक करंट के डायमेंशन क्या होते हैं, एम्पियर। और सातवीं क्वांटिटी क्या थी हमारे पास, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के डायमेंशन होते हैं कैंडेला, जिसका साइन होता है CD। सो ये सारे सिंबल्स आपको ध्यान रखने हैं। मास का डायमेंशन कैपिटल M है, लेंथ का कैपिटल L है, टाइम का कैपिटल T है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कैपिटल मोल है, और टेम्परेचर का केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट का कैपिटल A और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैपिटल CD। सो ये सारे डायमेंशन जो है बेस क्वांटिटीज के डायमेंशन है। इन सभी को यूज करके हम क्या करेंगे, इन सभी को यूज करके हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि वो इन बेस क्वांटिटीज से निकल कर आया है।
सो एक काम करते हैं, हम दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज निकालने में एक अच्छा हेल्प हो जाएगा और आपको फील आ जाएगी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आप डायमेंशन कैसे फाइंड कर सकते हो। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट्स। तो हमारे पास पहला फिजिकल क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और दूसरा है एक सिग्मा नाम का फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इस फॉर्मूले में आ रहा है, P इक्वल टू सिग्मा ए इंटू टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4, जहां पर दिया हुआ है कि P इज द प्रेशर, A इज द एरिया एंड T इज द टेम्परेचर। सो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। आप सभी को पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता क्या है। तो आप सभी ने 10th में ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम जरूर सुना होगा। मतलब अगर दो बॉडीज इंटरैक्ट कर रही है, मतलब दो बॉडीज है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और अगर वो r डिस्टेंस अपार्ट है तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इज इक्वल टू g इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आप सभी ने पढ़ा होगा जब आप 10th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज, उसमें भी बेसिक एक चैप्टर में दिया हुआ था। तो वहां पर हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज विथ मास m1 m2 एंड अ डिस्टेंस r अपार्ट इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ना हम सभी को पता है m1 m2 तो मासेस हो गए, r जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, मतलब एक लेंथ हो गया। पर हमें अभी तक ये नहीं पता है कि इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g के डायमेंशन क्या होंगे, क्योंकि फॉर्मूले में तो हमने लिख दिया कि फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग फोर्स जो है वो दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल था और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया था जिसको बोला था हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो आज हम देखते हैं कि इसके डायमेंशंस क्या होते हैं और साथ ही साथ इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, जब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा अपडेट करके लिखूंगा तो यहाँ से g की वैल्यू सेपरेट कर सकते हैं। तो एक प्रोसीजर ध्यान रख लो कि जब भी आप डायमेंशंस निकालोगे तो सबसे पहले जिस फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालना है, मतलब जैसे यहाँ पर g का निकालना है और यहाँ पर सिग्मा का निकालना है, तो आप क्या करो, सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बना लो। मतलब जैसे मैंने फोर्स इज इक्वल टू ma बोला, तो आप क्या करो, अगर आपको मास का डायमेंशन निकालना है तो आप फोर्स को और a को एक साइड ले जा लो, मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन को एक साइड ले जा लो और दूसरे साइड पे मास रख दो। तो ऐसे में यहाँ पर क्या करता हूँ, g का हमें डायमेंशन निकालना है तो हम g को एक साइड सेपरेट करके लिख सकते हैं, g इज इक्वल टू f, अब मैं fg को यहाँ पे f लिख देता हूँ, इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। ये लिखा जा सकता है। आप समझ में आ रहा है आपको कि हमने यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को इधर सेपरेट करके लिख दिया। तो अब डायमेंशंस क्या बनेंगे, देखो आपको मैंने बताया था डायमेंशन जो होते हैं वो जितनी पावर होगी उसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज की, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डायमेंशन। सो मैं अगर डायमेंशन लिखूं तो डायमेंशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर बोर्ड्स में कहीं क्वेश्चन आता है कि डायमेंशन निकालो तो हाँ, जेईई मेंस और नीट्स में तो शायद नीट के पेपर में तो ऐसा कुछ बोलेगा नहीं कि डायमेंशन का कौन सा सिंबल होता है कि कैसे लिखा जाता है, पर हाँ बोर्ड्स में अगर आपको लिखने बोला और आपने मान लो कि डायरेक्टली g इक्वल टू डायमेंशन लिख दिया, मतलब आप क्या लिख रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू डायमेंशन, जो कि एक इनवैलिड स्टेटमेंट है क्योंकि डायमेंशन ही डायमेंशन के बराबर हो सकता है। सो यहाँ से मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डायमेंशंस ऑफ फोर्स पावर 1 into dimensions of length power 1 length power 2। now length यहाँ पर जो r डिस्टेंस है वो एक लेंथ ही तो है, क्योंकि लेंथ इज डिस्टेंस। सो दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो उसके डायमेंशन क्या हो गए l, पर यहाँ पर क्या है r है कि r स्क्वायर है, r स्क्वायर है। सो r स्क्वायर के डायमेंशन क्या बन जाएंगे, l पावर 2, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया जाएगा। नाउ नीचे में हमारे पास क्या क्वांटिटी है, m1 m2, मतलब मास से मास को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब कोई भी मास हो, आप बात करो कि एक आदमी आपके सामने खड़ा है, दूसरा आदमी आपके सामने खड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, इसका कुछ वेट होगा, इसका कुछ वेट होगा। हाँ हो सकता है एक का 40 kg वेट है, दूसरे का 50 kg है, पर आप ये थोड़ी बोलोगे कि इसका वेट 1 है, इसका वेट 2 है। आप क्या बोलोगे कि इसके पास कुछ वेट है, इसके पास कुछ वेट है। मतलब मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि सेम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हमेशा सेम रहता है। अगर आप डिफरेंट मासेस की बात करो पर मास का डायमेंशन तो सेम ही रहेगा ना, मतलब मास का यहाँ पर क्या डायमेंशन हो जाएगा, m स्क्वायर। क्यों, क्योंकि m जो है यहाँ मास जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, m1 इंटू m2। सो डायमेंशंस क्या बन जाएंगे यहाँ पर, m स्क्वायर। इतना समझ में आता है। अब पिछले क्वेश्चन में या पिछले एग्जांपल में मैंने बताया था फोर्स के डायमेंशन क्या होते थे, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है फोर्स का। फोर्स का डायमेंशन होता है m l t पावर -2, जहां m इज द मास, l इज द लेंथ और t इज द टाइम।
डायमेंशंस ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है हमारे पास एल स्क्वायर है। इतना समझ में आता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये डायमेंशन कहाँ से है तो आप इसको रिवाइंड करो, वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाओ, वहां पर आपको मिल जाएगा कि फोर्स के डायमेंशन में से मैंने कैसे फाइंड किया था। और अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नाउ डिवाइडेड बाय मास के डायमेंशन यहाँ पर कितने हैं, एम स्क्वायर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मास अपॉन एम स्क्वायर। अब इसको मैं सिंप्लीफाइड लिख सकता हूँ, इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो इसको क्या लिखा जाएगा, मास कितने बार आया, एम अपॉन एम स्क्वायर, मतलब एम पावर टोटल कितनी हो गई -1। ऐसे ही लेंथ कितने बार आ रहा है, एल इंटू एल स्क्वायर, मतलब एल क्यूब। तो ये क्या बन गया, एल क्यूब। और एक कौन सा डायमेंशन हमारे पास, मास हो गया, लेंथ हो गया, और एक कौन सा बचा, टाइम। सो टाइम का क्या है, टाइम तो अकेला ही है -2, तो टाइम क्या हो गया यहाँ पे -2। सो डायमेंशंस ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विल बी m पावर -1, l पावर 3, t पावर -2। अब कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हुआ है अभी, पहले उसने बोला था फिजिकल क्वांटिटी बताओ, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन बताओ, उसके बाद उसका यूनिट भी तो बताना है। जैसे आप फोर्स की बात करते हो तो क्या सिर्फ आप फोर्स का मैग्नीट्यूड बोलते हो कि साथ ही साथ 5 न्यूटन बोलते हो, मतलब आप 5 न्यूटन की फोर्स की बात कर रहे हो। तो आपने फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन तो बता दिए, पर उसका ऐसा यूनिट भी तो बताना पड़ेगा। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, देखिए इसका मास का यूनिट होता है केजी, पर यहाँ पर कितना है, केजी इनवर्स, केजी पावर -1। लेंथ का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है मीटर। सो इसका कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब। अब यहाँ पे ये मास एम नहीं है, ये लेंथ की यूनिट है। ये जो एरो के बाद मैंने लिखा है ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स लिख रहा हूँ जो कि उस डायमेंशनल फॉर्मूला में आ रही है। सो मास की यूनिट होती है केजी, पर यहाँ पावर -1 है तो केजी इनवर्स हो गया। ऐसे लेंथ की होती है मीटर क्यूब, सो लेंथ की मीटर होती है तो लेंथ क्यूब की मीटर क्यूब हो गई। और टाइम का पावर -2 है, मतलब ये एस की पावर -2 हो जाएगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस विल बी द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी, केजी इनवर्स मीटर क्यूब सेकेंड -2। सो दिस विल बी द यूनिट और ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, किस तरीके से हमने फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकाले और उसका ऐसा यूनिट निकाला। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है, सो सेकंड क्वेश्चन में हमें सिग्मा का डायमेंशन निकालना है और ऐसा यूनिट निकालना है। ओके, सो फॉर्मूला हमें दे रखा है P = सिग्मा a t पावर 4 माइनस t नॉट पावर 4। सो यहाँ पर देखो P क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल दो या एरिया बोल दो, बात एक ही है। नाउ T क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर है, पर टेम्परेचर की पावर 4 है, वो आगे देखते हैं अभी। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अभी तक हमने प्रेशर तो पढ़ा नहीं उतने अच्छे से, मतलब प्रेशर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ही देखा होगा पिछली क्लासेस में। अब उसके डायमेंशन क्या होते हैं, सो मैं आपको बता दूं, जो प्रेशर होता है वो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब अगर मैं बात करूं कि एक यूनिट एरिया हमें दे रखा है, मतलब कुछ एरिया इसका ए होगा और इस पे मान लो इस पूरे एरिया पे एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया जा रहा है, तो जो प्रेशर है वो इस तरीके से डिफाइंड है, प्रेशर ऑन दिस एरिया इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। इतना आ गया समझ में। सो प्रेशर का फॉर्मूला हमें मिल गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब सबसे पहले अगर हमें डायमेंशन लिखना है तो हमें क्या करना होता है, उस सिग्मा को सेपरेट करो, मतलब जब यहाँ पे हमने जी को सेपरेट किया था हम यहाँ पे सिग्मा को सेपरेट करेंगे। सो सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन A इंटू टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। इतना समझ में आता है। हमने क्या किया, जिस क्वांटिटी के डायमेंशन निकालने हैं या यूनिट निकालनी है उसको हमने सेपरेट करके लिख दिया, दैट इज P अपॉन A इंटू टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। इतना बात समझ में आ गई। अब देखना यहाँ पे प्रेशर के डायमेंशन हमें निकालने पड़ेंगे, क्यों, जिस भी क्वांटिटी के डायमेंशन निकालने हैं तो उससे पहले हमें जिन क्वांटिटीज पर वो डिपेंड कर रहा है उनके भी डायमेंशंस पता होने चाहिए। सो हमें एरिया का डायमेंशन तो इजीली मिल जाएगा, एरिया इज लेंथ इनटू लेंथ या लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। नाउ लेंथ कहो, ब्रेड्थ कहो, हाइट कहो, सभी चीजें सेम है, सभी एक तरीके से लेंथ है। तो लेंथ के डायमेंशन तो क्या होगा L, पर एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा L स्क्वायर, क्योंकि एरिया में 2 बार लेंथ आती है, L इंटू L। दूसरा T पावर 4। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर कि हमने टेम्परेचर से टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या उसके डायमेंशंस पे कोई फर्क तो नहीं पड़ जाएगा। तो भैया आप बताओ कि अगर मैं एक क्वांटिटी से, सेम फिजिकल क्वांटिटी से सेम क्वांटिटी को घटाता हूं तो भैया मेरे को बताओ कि क्या उसकी फिजिकल क्वांटिटी पे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्यों नहीं पड़ेगा। देखो अगर आप एक फोर्स में दूसरा फोर्स ऐड करो तो उससे क्या मिलेगा, फोर्स ही तो मिलेगा।
तो यही बात समझ में, एक फिजिकल क्वांटिटी में उसी फिजिकल क्वांटिटी के दूसरे अमाउंट को ऐड करोगे तो वो तो वही फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, फोर्स से फोर्स को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर पावर 4 में से टेम्परेचर पावर 4 को घटाएंगे तो टेम्परेचर पावर 4 ही तो बनेगा। हो सकता है इसका कुछ मैग्नीट्यूड रहा होगा 273 केल्विन और इसका 0 केल्विन, आखिर में आंसर तो केल्विन पावर 4 में ही आना है, क्यों, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी सेम है। सो इसके डायमेंशन क्या बन जाएंगे, डायमेंशंस ऑफ टेम्परेचर पावर 4 दैट इज केल्विन पावर 4। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि टाइम के डायमेंशन कैपिटल टी होते हैं पर टेम्परेचर का डायमेंशन कैपिटल के होता है, दैट इज केल्विन, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट स्केल। और लेंथ के डायमेंशन हमने कुछ इस तरीके से लिख दिए। अब हमें प्रेशर के डायमेंशन निकालना है। तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर इज द फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के डायमेंशन थोड़ी देर पहले हमने अभी देखे थे, इसको मैं लिख देता हूँ। फोर्स के डायमेंशन क्या थे, एम एल टी पावर -2, ओके, इतना समझ में आ गया। अब भैया एरिया का डायमेंशन अभी मैंने लिखा था, यहाँ पे एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। सो अब सारी पावर्स को एडजस्ट करके लिखेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो में। सो यहाँ पे क्या बनेगा, m पावर -1 l पावर -1 t पावर -2, इतनी बात समझ में आ गई। और बाहर क्या आ जाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे, ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। अब आप बता दो सिग्मा के क्या डायमेंशंस होंगे। तो सिग्मा के क्या डायमेंशंस होंगे वो देख लेते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर के डायमेंशन ये आ गए हमारे पास, कितना हो गया, m पावर -1 l पावर -1 t पावर -2 डिवाइडेड बाय, नीचे की जो चीज थी हमने क्या क्या था, एरिया इंटू टेम्परेचर पावर 4। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई तो किया जा सकता है ना, a इंटू टी पावर 4 है। मतलब मैं इस तरीके से बोल देता हूँ कि t पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4 इज इक्वल टू सम t डैश पावर 4, मतलब एक नए टेम्परेचर की पावर 4 है। तो उसके डायमेंशन हमें पता है k पावर 4। अब आपस में ये तो मल्टीप्लाइड है तो इसके डायमेंशन भी मल्टीप्लाई होंगे। तो नीचे में क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली एल स्क्वायर इंटू के पावर 4। ओके भैया, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, सारे रेशियोज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो में लिखेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m अकेला है, m पावर -1 बनेगा। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हम हमेशा डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं। तो ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया सिग्मा। नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो m की पावर -1 ही रहेगी। लेंथ में दिख रहा है हमें, ऊपर में लेंथ पावर -1 है, नीचे में लेंथ पावर 2 है, मतलब l पावर -1 -2, मतलब l पावर -1 इंटू एल पावर -2 लिखा जा सकता है जब इसको ऊपर ले जाओगे। तो टोटल क्या बन जाएगा, l पावर -3, ठीक है, इतना समझ में आ गया भैया। अब टेम्परेचर की डायमेंशंस क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर का डायमेंशन है -2 और इधर मैं नीचे में लिख देता हूँ k की डायमेंशन है 4, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन में ही है, ये डिनोमिनेटर में नहीं है, तो सॉरी ये k पावर -4 होगा। क्यों, क्योंकि k जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, इतना समझ में आता है। तो इसको मैं एक बार अलग से लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा, m पावर -1 और ये डायमेंशन में रहेगा सारा, हमें पता है डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं। तो m पावर -1 l पावर -3 t पावर -2 और k पावर -4, क्योंकि डिनोमिनेटर में था, ठीक है। तो सिग्मा के डायमेंशंस तो हमें मिल गए, डायमेंशंस हमें मिल गए। अब डायमेंशंस जो थे, हमने फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन तो निकाल लिए, पर क्या हमने उसकी एसआई यूनिट निकाली क्या, नहीं, अभी तक नहीं निकाले। तो डायमेंशंस को यूज करके हम एसआई यूनिट्स निकाल सकते हैं। कैसे, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट पटक दो यहाँ पर और उसकी पावर के साथ। तो मास का फिजिकल क्वांटिटी जो है, मास जो फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशन, उसका सिंबल होता है केजी, या उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम्स। सो इसको हम लिख सकते हैं, अगर मैं इसका एसआई यूनिट एरो से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इसकी एसआई यूनिट बनेगी केजी इनवर्स, ओके, केजी इनवर्स। लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, सो ये बन गया मीटर पावर -3, ओके भैया। और टेम्परेचर, ये सॉरी ये तो टाइम है, कैपिटल टी टाइम है, टाइम का डायमेंशन है, तो ये हो गया सेकंड पावर -2। और के जो है केल्विन, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट हमें पता है केल्विन ही होती है, ऐसा यूनिट केल्विन है, तो इसको हम के ही लिखेंगे, के पावर -4। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा, जिसको हम स्टीफन्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो अभी इसका नाम याद करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, अभी हम बस बेसिक देख रहे हैं कि एक फॉर्मूले को यूज करके हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन किस तरीके से निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर हमने डायमेंशन निकाल लिए जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में होंगे, और उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, केजी इनवर्स मीटर पावर -3, सेकंड पावर -2 और केल्विन पावर -4। सो इतना हमें समझ में आ गया।
फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन और एसआई यूनिट कैसे निकाला जाएगा, इस फॉर्मूलेस को यूज करके। सो सबसे पहला प्रोसीजर का जो पहला स्टेप है वो क्या है, सबसे पहले आप जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना चाहते हो उसको आप सेपरेट करके एक फॉर्मूला बनाओ। दूसरा, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखो, हर एक रेशियो को सिंप्लीफाई करो और जो लास्ट जो आंसर आ रहा है उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दो। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमें डायमेंशन मिल गए, डायमेंशंस में जो जो फिजिकल क्वांटिटीज आ रही है उनकी एसआई यूनिट उठा के रख दो और उसको सिंप्लीफाई करके ये जो है इसकी एसआई यूनिट बन जाएगी। सो गाइस, आप प्रैक्टिस के लिए 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पर ले सकते हो। मैंने बोर्ड पे 2 क्वेश्चंस लिख रखे हैं क्योंकि जेई और नीट की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो तभी आपकी रैंक इनहांस हो पाएगी। मतलब जेई और नीट ऐसी एग्जाम है, ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें आप बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं कर सकते। सो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। तो ये 2 क्वेश्चन आप देख लो। पहला है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एक इक्वेशन दी हुई है जहां पर हमें आर के डायमेंशन निकालने। अभी हम इस कॉन्स्टेंट्स ये जो भी चीजें दे रखी है उनके नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बेसिक आइडिया कि आप डायमेंशन कैसे निकालते हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N इज द मोल्स मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और T जो है हमारा टेम्परेचर है। तो आप R के डायमेंशंस निकाल लो और उसकी SI यूनिट निकाल के बता सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो कि F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। नाउ ये ईटा क्या है, ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि आप आगे जाके फ्लूइड्स और विस्कोसिटी में पढ़ोगे। सो आप यहाँ पर इस ईटा के डायमेंशंस निकाल दो और उसकी एसआई यूनिट मेरे को बता दो। सो एफ जो है यहाँ पर अगेन फोर्स है, पाई एक कांस्टेंट है, पाई तो हमें पता है 3.14 होता है, आर रेडियस है और वी वॉल्यूम दिया हुआ है। सो ये इन्फॉर्मेशन हमें जो दे रखी है उसको यूज करके हमें इन दोनों कांस्टेंट्स के डायमेंशन निकालना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब डायमेंशन और उसकी एसआई यूनिट आपको बतानी है। सो यार आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और आगे के वीडियोस में हम देखने वाले हैं डायमेंशंस निकालने के कुछ एडवांस क्वेश्चन जो जेई और नीट में जो पहले पिछले ईयर्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं इस टॉपिक के ऊपर। और साथ ही साथ आगे हम एक बहुत अच्छा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्जन होता है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।